नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस समाचार बुलेटिन में। मैं हूं निखिल सिंह और शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर ऐतिहासिक चर्चा की शुरुआत की। कहा, वंदे मातरम हर भारतीय का संकल्प, मंत्र से भारत का विचार हुआ पुनर्जीवित। वंदे मातरम के बंटवारे को लेकर कांग्रेस पर भी बरसे पीएम, विपक्षी दल भी चर्चा में हुए शामिल। वंदे मातरम की अहम चर्चा पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस को घेरा। कहा, गुलामी की मानसिकता को छोड़ कांग्रेस वंदे मातरम के पूर्ण स्वरूप में अपनाए। सोनिया गांधी के भाषण केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिया जवाब। बताया, सारे दावों को निराधार। बीजेपी ने वंदे मातरम पर पीएम के संबोधन को बताया ऐतिहासिक। कहा, बेनकाब हुआ कांग्रेस और गांधी परिवार का किरदार। सदन में राहुल गांधी की गैर मौजूदगी पर भी बीजेपी ने उठाए सवाल। इंडिगो संकट के पीछे एयरलाइन की क्रू रोस्टरिंग और प्लानिंग सिस्टम की विफलता बनी कारण। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने राज्यसभा में दी जानकारी। सरकार के निर्देशों के बाद इंडिगो की ओर से 3 से 15 दिसंबर के बीच रद्द उड़ानों की रिफंड प्रक्रिया जारी। विदेश मंत्रालय ने भारत विरोधी चरमपंथी संगठनों पर बैन लगाने के लिए यूके सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का किया स्वागत। कहा, आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई होगी मजबूत। तो सबसे पहले बात राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की संसद में चर्चा की। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरा होने के मौके पर लोकसभा में चर्चा की गई और इस चर्चा की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम के 150 वर्ष की गौरवशाली यात्रा का उल्लेख किया। पीएम ने वंदे मातरम की कई ऐतिहासिक पड़ावों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि ये यात्रा सरल नहीं रही है। वंदे मातरम ने आपातकाल की बेड़ियों से संघर्ष करते हुए राष्ट्र चेतना को नई ऊर्जा दी है और आज भी ये देशवासियों को एकजुट करने की प्रेरणा देता है। वंदे मातरम की 150 वर्ष निमित्त सदन की एक सामूहिक ऊर्जा को, उसकी अनुभूति करने का प्रयास कर रहे हैं। वंदे मातरम 150 वर्ष की यात्रा अनेक पड़ावों से गुजरी है, लेकिन आदरणीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम का जब 50 वर्ष हुए तब देश गुलामी में जीने के लिए मजबूर था और वंदे मातरम के 100 साल हुए तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जब वंदे मातरम 100 साल के अत्यंत उत्तम पर्व था तब भारत के संविधान का गला घोंट दिया गया था। जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ तब देशभक्ति के लिए जीने मरने वाले लोगों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। जिस वंदे मातरम के गीत ने देश को आजादी की ऊर्जा दी थी, उसके जब 100 साल हुए तो दुर्भाग्य से एक काला कालखंड हमारे इतिहास में उजागर हो गया। और प्रधानमंत्री ने 1875 में शुरू हुई वंदे मातरम की यात्रा के बारे में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि 1857 के संग्राम के बाद अंग्रेजों के बढ़ते जुल्म और दमन के बीच राष्ट्र भावना जगाने के लिए यह गीत जन्मा।
घर घर तक पहुंचाने की चुनौती को बंकिम दा ने स्वीकार किया और उसी से वंदे मातरम देश की नई शक्ति बनकर उभरा। वंदे मातरम की इस यात्रा की शुरुआत बंकिम चंद्र जी ने 1875 में की थी और गीत ऐसे समय लिखा गया था जब 1857 के स्वातंत्र संग्राम के बाद अंग्रेज सल्तनत बौखलाई हुई थी, भारत पर भांति भांति के दबाव डाल रही थी, भांति भांति के जुल्म कर रही थी और भारत के लोगों को मजबूर किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। और उस समय उनका जो राष्ट्रीय गीत था, गॉड सेव द क्वीन, इसको भारत में घर घर पहुंचाने का एक षड्यंत्र चल रहा था। ऐसे समय बंकिम दा ने चुनौती दी और ईंट का जवाब पत्थर से दिया और उसमें से वंदे मातरम का जन्म हुआ। और प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो वंदे मातरम 1905 में गांधी जी के समय देश को जागृत करता था, वही पिछली सदी में क्यों नजरअंदाज कर दिया गया और विश्वासघात का शिकार बना। जो वंदे मातरम 1905 में महात्मा गांधी को नेशनल एंथम के रूप में दिखता था, देश के हर कोने में, हर व्यक्ति के जीवन में जो भी देश के लिए जीता जानता, देश के लिए जागता था, उन सब के लिए वंदे मातरम की ताकत बहुत बड़ी थी। वंदे मातरम इतना महान था, जिसकी भावना इतनी महान थी, तो फिर पिछली सदी में इसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ? वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों हुआ? ये अन्याय क्यों हुआ? वो कौन सी ताकत थी जिसकी इच्छा खुद पूज्य बापू की भावनाओं पर भी भारी पड़ गई, जिसने वंदे मातरम जैसी पवित्र भावना को भी विवादों में घसीट दिया। और 18वीं लोकसभा के छठे सत्र यानी शीतकालीन सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि हम वंदे मातरम की 150 वर्षीय गौरव यात्रा का स्मरण कर रहे हैं। ये एक ऐसी अमर ध्वनि है जिसकी प्रत्येक पंक्ति में भारत की प्रकृति, मातृत्व, सौंदर्य और शक्ति का अद्भुत समन्वय धड़कता है। इस गीत ने लाखों भारतीयों के भीतर स्वतंत्रता का स्वप्न देखने का साहस जगाया और असंख्य वीरों ने यातनाओं और फांसी के तख्तों पर चढ़ते हुए भी वंदे मातरम का उद्घोष कर मातृभूमि के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। सदन में हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 वर्ष की यात्रा का स्मरण कर रहे हैं। माननीय श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने रचित वंदे मातरम की प्रत्येक पंक्ति में भारत की प्रकृति, मातृत्व, वात्सल्य, सौंदर्य और शक्ति का अद्भुत संगम है। गीत ने लाखों भारतीयों को अपने भीतर स्वतंत्रता का स्वप्न देखने का साहस दिया। असंख्य स्वतंत्रता सेनानी फांसी के तख्ते पर चढ़ते हुए और गोलियों का सामना करते हुए, यातनाओं को सहते हुए अपने अंतिम क्षणों में भी वंदे मातरम का उद्घोष करते रहे।
और लोकसभा में वंदे मातरम पर बहस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम लोग वंदे मातरम की गरिमा को पुनर्स्थापित कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग नैरेटिव बनाने की कोशिश कर सकते हैं। वंदे मातरम और जन गण मन के बीच दीवार खड़ी करना चाहते हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि यह विभाजनकारी मानसिकता का परिचायक है। वंदे मातरम की गरिमा को पुनर्स्थापित कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हम सबके खिलाफ यह नैरेटिव बनाने की कोशिश कर सकते हैं कि वंदे मातरम और जनगण मन के बीच एक दीवार खड़ी की जा रही है। ऐसा नैरेटिव बनाने का प्रयास यह विभाजनकारी मानसिकता का परिचय देता है। अध्यक्ष महोदय, हमारे मन में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के लिए बराबर का सम्मान है। जो लोग यह बात नहीं समझते हैं वे मां की ममता को भी नहीं समझते हैं। मां अपने बच्चों में, अध्यक्ष महोदय, भेद नहीं करती है। जनगण मन और वंदे मातरम मां भारती के दो सपूतों की किलकारियां हैं। सदन में हुई चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने दावा किया कि वंदे मातरम के 2 छंद पहले और बाकी बाद में लिखे गए थे। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रियंका गांधी ने जो दावा किया है वो पूरी तरह से गलत है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि वंदे मातरम पूरा एक साथ लिखा गया था। प्रियंका ने कहा था कि बंकिम बाबू ने शुरुआत में मात्र 2 छंद लिखे थे। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री ने प्रियंका गांधी के वक्तव्य को सत्यापित करने की बात कही। माननीय सदस्य ने अपना वक्तव्य देते हुए अभी ये कहा, जब बंकिम बाबू ने जब वंदे मातरम लिखा, उन्होंने 2 टुकड़ों में उसको अलग अलग जगह पर लिखा था। उन्होंने ये कहा कि 1875 में उन्होंने केवल 2 स्टैंजा लिखे थे और बाद में 1882 में 7 साल बाद में उन्होंने उसके बचे हुए 5 स्टैंजा जो है उसके बाद में लिखे थे। बंकिम गवेषणा केंद्र नौहाटी जो है, जो बंकिम बाबू की जन्मस्थली पर बना हुआ गवेषणा केंद्र, एक इन्वेस्टिगेशन सेंटर है जो शोध केंद्र के रूप में काम कर रहा है। वो ये कहता है कि बंकिम बाबू ने पूरा वंदे मातरम एक बार एक ही साथ में लिखा था। और भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सदन में देश की जनता को वंदे मातरम के इतिहास और सांस्कृतिक महत्व की जानकारी दी है। अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वंदे मातरम करोड़ों भारतवासियों के लिए एनर्जी है तो कुछ लोगों के लिए एलर्जी है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज सदन में उस समय मौजूद नहीं थे। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 की सदन में हुई चर्चा में प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता को वंदे मातरम के इतिहास, वंदे मातरम के सांस्कृतिक महत्व की जानकारी दी और एक तरह से कहा जाए तो उनका भाषण एक ऐतिहासिक दस्तावेज बना है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा भी देगा और जानकारी भी देगा। वंदे मातरम करोड़ों भारतवासियों के लिए एनर्जी है तो कुछ लोगों के लिए एलर्जी है। कुछ लोग आज सदन में नजर नहीं आए। लोकसभा में वंदे मातरम पर बहस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को लेकर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि वंदे मातरम बहस में पीएम मोदी की शुरुआती भाषण देश के लिए आंखें खोलने वाला है। कांग्रेस ने वंदे मातरम के कुछ हिस्सों को किस तरह एडिट किया देश की जनता देख सकती है कि आज लोकसभा में वंदे मातरम पर महत्वपूर्ण बहस चल रही थी, लेकिन विपक्ष के नेता सदन में अनुपस्थित रहे, जो देश के खिलाफ खड़ा होने जैसा है। जब उन्होंने वंदे मातरम से संबंधित विषय रखने शुरू किए तो सामने से ऐसा साइलेंस था जैसे लगता हो सन्नाटा हो गया हो। जब उन्होंने बताया कि किस प्रकार से कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के विरोध के बाद समझौता कर लिया वंदे मातरम पे, जिस प्रकार से इन लोगों ने उसको वंदे मातरम के टुकड़े किया, वही बाद में भारत के टुकड़े करने के भी विषय बना। देश ये देख करके, सुन करके हैरान है। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे।
LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और भारत निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची संशोधन के लिए विशेष रोल पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। आयोग ने केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में तैनात 5 संयुक्त सचिव स्तर के IAS अधिकारियों को यह जिम्मेदारी सौंपी है। राज्य स्तर पर पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए वरिष्ठ अधिकारी सुब्रत गुप्त को विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। नवनियुक्त 5 पर्यवेक्षक अपने अपने आवंटित डिविजन्स में सुब्रत गुप्त के दिशा निर्देशों में कार्य करेंगे। प्रेसिडेंसी, मेदिनीपुर, वर्धमान, मालदा और जलपाईगुड़ी डिविजन्स के लिए अलग अलग अधिकारियों को तैनात किया गया है। इन पर्यवेक्षकों का मुख्य कार्य चुनाव नामावली के त्रुटि युक्त और पारदर्शी उसको बनाना सुनिश्चित करना है। और पश्चिम बंगाल में जारी SIR के बीच BLO मोबाइल ऐप में नया विकल्प जोड़ा गया है। यह विकल्प डुप्लीकेट मतदाताओं की पहचान करेगा। अब BLO पोर्टल में डुप्लीकेट इलेक्टर वेरिफिकेशन नाम से नया विकल्प जोड़ा गया है। इस नए विकल्प का इस्तेमाल कर एक ही नाम वाले कई मतदाताओं का पता लगाया जा सकता है। यदि कोई डुप्लीकेट वोटर पाया जाता है तो BLO उनके घर जाएंगे और उनके दस्तावेज चेक करेंगे। सत्यापन प्रक्रिया में अगर किसी के पास 2 वोटर कार्ड होने का पता चलता है तो उस मतदाता को पुराना और वर्तमान वोटर कार्ड दोनों की फोटोकॉपी जमा करनी होगी। यदि मतदाता को 2 वोटर कार्ड होने की जानकारी नहीं है तो उन्हें एक घोषणा पत्र के साथ वर्तमान वोटर कार्ड की फोटोकॉपी ही BLO को देनी होगी। और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने के लिए मिल रहे पैसे के स्रोत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। TMS ने इससे निलंबित विधायक हुमायूं कबीर का दावा है कि मस्जिद का निर्माण दान के पैसे से किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि उनके ट्रस्ट के बैंक खाते में मस्जिद निर्माण के लिए 93 लाख रुपए जमा हो चुके हैं। साथ ही शिलान्यास स्थल पर रखी गई दान पेटियों में भी 37 लाख रुपए की रकम जमा हुई है। हालांकि अब भी इस पैसे पर सवाल उठ रहे हैं और लोग पूछ रहे हैं कि दान देने वाले लोग कौन हैं। लोगों का कहना है कि दान देने वाले लोगों के नाम सार्वजनिक होने चाहिए। और दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने लाल किला मेट्रो स्टेशन ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों की NIA रिमांड 4 दिनों के लिए बढ़ा दी है। इन आरोपियों की 10 दिनों की NIA कस्टडी पूरी होने के बाद कोर्ट में इन्हें पेश किया गया था। आरोपियों में डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन सईद, मुफ्ती इरफान अहमद और आदिल अहमद शामिल हैं। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने एक बार फिर राज्य के नेतृत्व बदलाव की अटकलों को तेज कर दिया है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा कि उन्हें आने वाले दिनों में बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए। ये बयान उन्होंने हासन में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के साथ मंच साझा करते हुए दिया। शिवकुमार के इस संकेत को पार्टी के भीतर चल रहे नेतृत्व विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। हासन में सरकारी सेवाओं के समर्पण सम्मेलन में बोलते हुए शिवकुमार ने कहा कि हमें आने वाले दिनों में राज्य को नई ताकत और दिशा देने के लिए बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए। उनकी टिप्पणी हालांकि अस्पष्ट है, लेकिन नेतृत्व के मुद्दे पर सत्तारूढ़ कांग्रेस के भीतर बढ़ती बेचैनी की अटकलों को इससे और हवा मिलती है। उन्होंने व्यक्तिगत प्रतिबद्धताओं के महत्व पर भी जोर दिया और कहा कि हमारा शब्द मापा हुआ होना चाहिए और काम सर्वोपरि होना चाहिए। अगले कुछ दिनों में हम इस देश को एक नई शक्ति में बदल देंगे। इंसान की जिंदगी बाहरी नहीं होती। जो काम हम अपनी जिंदगी में पीछे छोड़ जाते हैं वही हमेशा याद रहता है। हमारे पूर्वज कहते थे, जब कोई इंसान मरता है तो शांति और खुशहाली होनी चाहिए। हम सब भगवान के हाथों में आते हैं,
लेकिन जब वह गुजर जाता है तो हम बहुत सारे पाप और पुण्य के साथ जाते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, भगवान किसी को श्राप नहीं देते, वह बस हमें मौका देते हैं और जरूरत के समय हम क्या करते हैं यह बहुत जरूरी है। और भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका में चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों में राहत पहुंचाने के लिए एक और बड़ी तैनाती की है। आईएनएस विक्रांत, आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस सुकोन्या द्वारा पहले से ही दी जा रही राहत और हेलीकॉप्टर आधारित खोज एवं बचाव सहायता के बाद अब आईएनएस घड़ियाल और सामग्री सैनिक उतारने वाली नौका LCU-54, LCU-51 और LCU-57 को भी मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री के साथ रवाना किया गया है। आईएनएस घड़ियाल आज त्रिंकोमाली पहुंचेगा, जहां वो राहत कार्यों को आगे बढ़ाएगा। लगभग 1000 टन राहत सामग्री लेकर पहुंचे इन जहाज़ों की तैनाती भारत और श्रीलंका की जनता के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाती है। इसके साथ ही ये भारतीय नौसेना की हिंद महासागर क्षेत्र में समय पर मानवीय सहायता उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करती है। और भारत ने चालू वित्त वर्ष में 31.26 गीगावाट की अब तक की सबसे अधिक गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता वृद्धि दर्ज की है, जिसमें 24.28 गीगावाट और क्षमता शामिल है। ये जानकारी केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने हाल ही में दी। मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 2022 में विश्व ने 1 टेरावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता हासिल करने में लगभग 70 साल लगाए थे, जबकि 2024 तक यह आंकड़ा 2 टेरावाट तक पहुंच गया। पिछले 11 वर्षों में भारत ने सौर क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़ाकर लगभग 130 गीगावाट कर लिया है, जो 4500% से अधिक वृद्धि दर्शाती है। अगले 2022 से 2024 के बीच भारत ने वैश्विक ऊर्जा वृद्धि में 46 गीगावाट का योगदान दिया है और तीसरा सबसे बड़ा वैश्विक योगदानकर्ता बन गया है। ओडिशा के पुरी में आयोजित ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट 2025 में प्रहलाद जोशी ने ओडिशा के लिए पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत 1.5 लाख रूफटॉप सोलर यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन मॉडल की घोषणा की। इस मॉडल के जरिए राज्य भर में 7 से 8 लाख लोगों को लाभान्वित और सशक्त करने का उद्देश्य है। मंत्री ने बताया कि ओडिशा पहले से ही क्लीन एनर्जी को अपनाने में अग्रणी रहा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत अब तक 1,60,000 परिवारों ने रूफटॉप सोलर के लिए आवेदन किया है। 23,000 से अधिक संस्थापनाएं पूरी हो चुकी हैं और 19,200 से अधिक परिवारों को सीधे उनके बैंक खातों में 147 करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी प्रदान की गई है। ये कदम भारत की सौर और रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। और भारत और एशिया प्रशांत के बैंक ग्लोबल मुकाबले में आज कहीं ज्यादा मजबूत पूंजी स्थिति में खड़े नजर आ रहे हैं। मूडीज की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भारत और एशिया प्रशांत क्षेत्र में बैंक पूंजी के मामले में अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के बैंकों से ज़्यादा मजबूत साबित हो रहे हैं। मूडीज के सर्वे में कहा गया है कि एशिया प्रशांत के बड़े बैंकों ने पिछले कई वर्षों में मजबूत पूंजी आधार बनाया है और इसका बड़ा कारण है इन देशों का सख्त और सतर्क नियामकीय ढांचा। रिपोर्ट के में सबसे अहम बात है कि भारत के बड़े निजी क्षेत्रों के बैंकों ने बेहद मजबूत CET1 पूंजी अनुपात बनाया है। CET1 यानी कॉमन इक्विटी टियर 1 बैंक की ये मुख्य पूंजी जो किसी भी वित्तीय झटके को सबसे पहले संभालती है। मूडीज कहता है कि भारतीय निजी बैंक न सिर्फ पर्याप्त पूंजी रखते हैं बल्कि जरूरत पड़े तो मार्केट से पूंजी भी जुटा लेते हैं। मूडीज के अनुसार 2024 के अंत तक भारत के बड़े बैंकों का औसत CET1 अनुपात 14.7% रहा, जो हांगकांग के 18%, कोरिया के 14.5% और अमेरिका के 4 सबसे बड़े बैंकों के 13.5% से भी अधिक है।
पश्चिमी यूरोप के शीर्ष 6 बैंकों का औसत 13.8% दर्ज किया गया। जहां तक जोखिम भार की बात है, भारत, वियतनाम और कुछ चीनी बैंक्स ने RWA घनत्व ज्यादा है, क्योंकि ये बैंक अभी स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें। प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच एक बार फिर युद्ध शुरू हो गया है। करीब 2 महीने पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच सीज फायर कराया था। अब फिर से थाईलैंड के कंबोडिया पर एयर स्ट्राइक की है, जिसके बाद युद्ध की चिंगारी फिर भड़क उठी है। थाईलैंड का दावा है कि कंबोडिया की सरकार लगातार उकसावे की कार्रवाई कर रहा था और उसकी सेना ने कसीनो की मिलिट्री बेस सरीखा बना दिया था। दोनों देश एक दूसरे पर युद्ध विराम तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। माना जा रहा है कि इस युद्ध में दोनों सेनाओं को नुकसान हो रहा है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में दोनों देशों ने अक्टूबर में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।